हेलो दोस्तों, प्रोमिनेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं उदय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण एशिया के बारे में। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दक्षिण एशिया जो वर्ड है, ये जो टर्म है, वो किन देशों के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों आइए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। वैसे जुड़ी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दक्षिण एशिया जो शब्द है वो किन देशों के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों अगर हम इस दक्षिण एशिया शब्द की बात करें तो दोस्तों ये जो शब्द है ये दोस्तों ये अनौपचारिक शब्द है। कैसा दोस्तों? अनौपचारिक शब्द है, यानी कि ऑफिशियली तौर पर इस शब्द का कोई भी औचित्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं विश्व में कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? एशिया महाद्वीप। उस एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग को रिप्रेजेंट करने के लिए या दक्षिणी भाग को दिखाने के लिए एक टर्म या कह सकते हो एक शब्दावली प्रयोग की जाती है अनौपचारिक तौर पर। उसका नाम दोस्तों क्या है? दक्षिण एशिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये शब्दावली का अर्थ समझ आ गया होगा कि ये एशिया के किन भागों को यानी कि एशिया के किस हिस्से को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम आगे इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो दक्षिण एशिया शब्द है जनरली ये 7 देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। कितने देशों के लिए दोस्तों? 7 देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। वो 7 देश कौन से हैं दोस्तों? तो वो 7 देश हैं। पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा भूटान, 5वां मालदीव, छठा नेपाल, 7वां श्रीलंका। इन्हीं 7 देशों को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद को व्यवहार में यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि दक्षिण एशिया शब्द जो है, ये जो वर्ड है, वो किन देशों के लिए यूज होता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो चाइना भी दक्षिण एशिया में ही आता है। तो भाई दक्षिण एशिया में जब आता है तो चाइना को दक्षिण एशिया में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो आप दोस्तों कोई भी वीडियो उठा के देखिएगा, चाइना का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। दोस्तों चाइना भी दक्षिण एशिया में आता है, लेकिन दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। क्यों नहीं माना जाता है? इसकी वजह यह है क्योंकि दक्षिण एशिया जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका आशय हिमालय के दक्षिणवर्ती देशों के लिए किया गया है, यानी कि हिमालय के जो दक्षिण साइड में जो कंट्रीज आती है उन्हीं के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो चाइना है वो हिमालय के उत्तर में आता है। इसी वजह से चाइना दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश होते हुए भी दक्षिण एशिया का हिस्सा या अंग नहीं माना गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता की, यानी कि दक्षिण एशिया के भौगोलिक क्षेत्र कैसे हैं। दोस्तों दक्षिण एशिया में यदि हम उत्तर साइड में जाएंगे तो हमें वहां पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो वहां पर विशाल हिंद महासागर मिलेगा, व पश्चिम में हमें अरब सागर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो है ये दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक व्यवस्था वहाँ कैसी है, या शासन प्रणाली वहाँ की कैसी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिण एशिया देशों की राजनीतिक प्रणाली की कि वहाँ का राजनीतिक सिस्टम कैसा चलता है, तो दोस्तों दक्षिण एशिया में विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली एक जैसी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका ने क्या करा था दोस्तों? ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर कायम की थी। भारत ने 1947 में, जबकि श्रीलंका ने 1948 में जाकर लोकतंत्र स्थापित किया। दोस्तों इसके अलावा दक्षिण एशिया की और देशों की हम बात करें जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो दोस्तों इन दोनों ही देशों में कई बार तख्ता पलट होने के कारण यहाँ पर कभी तो लोकतंत्र स्थापित हो जाता है तो कभी सैन्य शासन, यानी कि यहाँ पर एक ही तरह का शासन स्थापित नहीं हो पाया है। कभी कभार यहाँ लोकतंत्र रहता है तो कभी यहाँ पर दोस्तों तख्ता पलट होने के कारण सैन्य शासन स्थापित हो जाता है। कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान और बांग्लादेश में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। आइए दोस्तों हम आगे की बात करते हैं दक्षिण एशिया के अगले देश की। दोस्तों दक्षिण एशिया में जो अगला देश आता है वो है नेपाल।
दोस्तों अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के अंदर भी नेपाल का जो अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि जो वहाँ का राजा होगा, कौन दोस्तों, राजा, वो संविधान के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा, यानी कि संविधान के अनुसार वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों नेपाल के जनता को ये भय लगने लगा था, ये डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वहाँ का राजा है वो संवैधानिक तौर पे पूरी कार्यपालिका को अपने अंतर्गत ना कर ले। इस चक्कर में उन्होंने 2008 में नेपाल के राजतंत्र को ख़त्म करके नेपाल में लोकतंत्र कायम कर दिया, और तब वहाँ पर जाके दोस्तों क्या स्थापित हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया नेपाल में। दोस्तों आइए अब हम अगली कंट्री की बात करते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी कंट्री है वो है भूटान। दोस्तों अगर हम बात करें भूटान की तो भूटान में आज भी राजतंत्र है, लेकिन यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र को स्थापित करने की योजना शुरू कर दी है। दोस्तों आइए अब हम अगले देश की बात करते हैं दक्षिण एशिया के, जो कि कौन सा दोस्तों, मालदीव। मालदीव की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1968 तक यहाँ पर सल्तनत हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों, सल्तनत। लेकिन अब यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। क्या हो गया दोस्तों, लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।